हिंदुस्तान का मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये मामला है जयपुर में मरीज मौत का, जहां पर दोषी डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स पर कार्रवाई का विरोध लगातार जारी है और एपीओ करने पर नाराजगी जता रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि एपीओ क्यों किया जा रहा है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया है एपीओ, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करने पर उतर गए हैं। सुबह 9 बजे से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हो रहा है और एसएमएस अस्पताल में गलत खून चढ़ाने से सचिन की हुई थी मौत। बता दें कि एबी पॉजिटिव था, ओ ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया था और उसको लेकर सचिन जो शख्स था उसको गलत खून चढ़ाने की वजह से उसकी हो गई थी मौत। उसके बाद से हंगामा होने लगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स अब कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जो गलत नर्सेज हैं और डॉक्टर्स हैं जिनके लापरवाही से एक शख्स की जान गई, वो भी हॉस्पिटल के अंदर, जो कि इतना फेमस हॉस्पिटल है वो जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसमें अब रेजिडेंट डॉक्टर्स खुद विरोध पर उतर आए हैं। उनका कहने का मतलब है कि एपीओ क्यों किया जा रहा है, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक गलत एक बड़ी लापरवाही की वजह से एक किसी शख्स की जान चली गई, जान की बाजी उस शख्स किसी के गलत तरीके की वजह से उस बाजी लग गई, तो उस पे एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको लेकर 2 घंटे से कार्य बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर के एसएमएस अस्पताल की। एसएमएस अस्पताल में मरीज की मौत का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स खुद हड़ताल करने पर उतर गए हैं। कार्य बहिष्कार के रूप में ये विरोध प्रदर्शन रेजिडेंट डॉक्टर्स का किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो नर्सेज और जो डॉक्टर्स इसमें गलत लापरवाही किए, जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि ब्लड ग्रुप कुछ और था और चढ़ाया कोई और, उसको लेकर एक शख्स की हुई मौत और क्यों एपीओ के जैसे। खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, रेजिडेंट डॉक्टर्स अब कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, एपीओ पर नाराजगी जता रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स में नाराजगी, उनका कहना है कि ये एक तरफा जो है वो कार्रवाई कर दी गई है, जबकि रेजिडेंट का इस पूरे घटनाक्रम में इस प्रकार का रोल जो है वो नहीं था। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है, लेकिन ये जो जांच कमेटी है उसने जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स को इस पूरे मामले में दोषी पाया गया है और सिर्फ एपीओ करने की कार्रवाई जो है वो की है। और जो जांच कमेटी है उसमें भी डॉक्टर्स ही शामिल थे, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने फाइंडिंग जो है वो निकाली है और उसके अनुसार जो है वो ये पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन उसके बावजूद नाराजगी है। अभी तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एकत्रित है और 9 से 11 बजे तक यानी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो किया है। आगे जो है वो जनरल बॉडी मीटिंग होगी और उसमें आगे किस प्रकार से आंदोलन करना है उसको लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। संभवतः एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भी अवगत जो है वो कराया जाएगा और क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी और इमरजेंसी का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो कर दिया है। जी, जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासन है सौरभ, वो क्या कह रहे हैं? क्या वो भी मान रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई है, जिस तरह रेजिडेंट डॉक्टर्स आरोप लगा रहे हैं? ये नहीं, देखिए मेडिकल कॉलेज ने ही जो है वो जांच कमेटी गठित की थी, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स जो है वो शामिल किए गए थे और सीनियर डॉक्टर्स ने ही ये पूरी फाइंडिंग जो है वो की है कि कहाँ पर लापरवाही हुई है। उसी अनुसार जो है वो कार्रवाई की जो है वो की गई है। एक सीनियर डॉक्टर्स को एपीओ किया गया है और उसके अलावा 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी एपीओ किया गया, लेकिन नर्सिंग कर्मी पर तो सस्पेंशन की कार्रवाई जो है वो की गई है। तो ऐसा कहना कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है और ऐसे में एक तरफा का आरोप जो है वो लगाना एक तरह से, जब जांच रिपोर्टें मेडिकल कॉलेज प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंपी है और उसके बेसिस पर ही एक्शन लिया गया है, तो रेजिडेंट डॉक्टर्स इस पर एक्शन लेने पर है नाराज। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। गलत ब्लड चढ़ाया गया था एक शख्स की जिसका नाम था सचिन, उसकी हो गई थी मौत, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर
और अब बात करते हैं 370 के मिशन की, और इसको लेकर दिल्ली में जोर शोर से बीजेपी का मंथन जारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन होने वाला है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मिशन 370 को लेकर सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। और पार्टी के लिए 370 से ज्यादा और एनडीए के लिए 400 पार की रणनीति पर इस बैठक में मंथन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन आज दिल्ली में होना है, और महासंग्राम अब क्योंकि छिड़ चुका है लोकसभा के लिए, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी को लोकसभा के लिए मंथन किया जाएगा, रणनीति बैठाएगी, और साथ ही हो सकता है कि किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं। इसमें सभी प्रभारी सह प्रभारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। उसके पहले भी जब अधिवेशन था, महाधिवेशन बीजेपी का, तो अब भी हमने देखा 17 और 18 तारीख को कि किस तरह से सभी जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अधिकारी, मंत्री सब आए हुए थे। उसको लेकर भी 18 तारीख को चर्चा हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिले हुए थे। और अब फिर से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बीजेपी मंथन का दौर जारी कर चुकी है, क्योंकि इस बार का टारगेट है बढ़ा। क्योंकि इस बार का टारगेट इसलिए बड़ा है क्योंकि 2019 में 1989 से लेकर पहली बार ऐसी पार्टी कोई थी जिसका वोटिंग परसेंट 37% से ज्यादा था, लेकिन इस बार उस परसेंटेज को आगे भी बढ़ाने का टारगेट 50% टारगेट रखा गया बीजेपी की तरफ से। और अगर हम वोटिंग परसेंट के अलावा बात करें तो बीजेपी को 370 प्लस और एनडीए को 400 प्लस का टारगेट देने को बीजेपी ये टारगेट बनाई है, और उसको लेकर मंथन दिल्ली में लगातार जारी है। आगे खबरों में बढ़ते बताते चले कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिन तक फुल ऑन एक्शन मोड में रहने वाले हैं, क्योंकि 2 दिनों तक सीएम भजनलाल शर्मा ईआरसीपी को लेकर प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे। साथ ही इसी बीच सीएम दिल्ली का भी दौरा करने वाले हैं। सीएम भजनलाल आज शाम दिल्ली के दौरे पर जाएंगे और वो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि सीएम आज दोपहर बाद अलवर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बड़ा दावमेव में ईआरसीपी पर जनसभा को संबोधित करेंगे, और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, वन मंत्री संजय शर्मा, मंत्री जवाहर सिंह बेडम मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही सीएम डीग में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो भरतपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 24 और 25 तारीख 2 दिन वो कार्यक्रम प्रस्तावित था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। रोड के जरिए वो इस पूरे जो कार्यक्रम है उसको तय करने की बात कही जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री खुद घर घर जाएंगे और ईआरसीपी क्या होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। सीधे 9 जिले, हालांकि 13 जिले से प्रभावित है, लेकिन 9 जिले अभी जो दौरा है 2 दिन का, 9 जिलों को ईआरसीपी प्रभावित कर रही है। उन 9 जिलों का दौरा करने के लिए जैसे कि जनसभा को संबोधित किया जाएगा, और इसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता राजस्थान के बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ शामिल होंगे। और साथ ही साथ एक्शन मोड के साथ ही मुख्यमंत्री के, जहां पर वो ईआरसीपी के 9 जिलों को प्रभावित करने के लिए घर घर जाकर वो बताएंगे कि ईआरसीपी क्या है, कैसे उसका लाभ मिलेगा। उसके साथ ही वो दिल्ली दौरे पर भी जाएंगे, जहां पर दिल्ली में मंथन 370 और 400 को लेकर लोकसभा के लिए किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चले कि पशुपालकों को बड़ी सौगात मिलेगी। कैसे मिलेगी वो बता रहे हैं। दरअसल घर बैठे ही पशुओं का इलाज आपको मिल पाएगा। अगर आप पशु पालते हैं तो आज वेटरनरी मोबाइल वैन का शुभारंभ हो गया है राजस्थान में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोबाइल वैन का शुभारंभ करेंगे। 536 यानी कि 536 वेटरनरी मोबाइल वैन का शुभारंभ होगा। 1962 हेल्पलाइन पर कॉल कर आएगी पशु चिकित्सा वैन। फिर से आपको वो नंबर बता देते हैं, 1962 1962 हेल्पलाइन वो नंबर है जिसपे अगर आप कॉल करेंगे, अगर आपके पशु को जो आप पालते हैं अगर उनको कोई भी दिक्कत है तो तुरंत ही जो पशु चिकित्सा वैन है वो इस नंबर पे कॉल करने के बाद आ जाएगी। पशु चिकित्सा क्षेत्र में 1600 लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
और अब बात करते हैं कि कैसे राजस्थान में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है और धर्मांतरण का पीएफआई कनेक्शन कैसे निकलकर सामने आया, क्योंकि यह खबर कोटा से है, जहां सरकारी स्कूल में धर्मांतरण के मामले में निलंबित शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल निलंबित शिक्षकों पर पीएफआई से जुड़े होने के कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं। पीएफआई और पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी से जुड़े होने के आरोप के बाद अब कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूल में बच्चों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाने वाले 2 टीचर को निलंबित कर दिया था। यह भी बता दें कि स्थानीय लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और ना सिर्फ दबाव नमाज पढ़ने का बल्कि धर्मांतरण का भी दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई। अब जिस मामले में कार्रवाई की गई उसमें जो शिक्षक पकड़ के आए उनका सीधे कनेक्शन बताया जा रहा है कि उनका पीएफआई कनेक्शन मिलने के भी सूत्र सबूतों के जरिए मिल रहे हैं। और अब इसमें देखना है कि क्या जो टीचर्स बच्चों को धर्मांतरण की तरफ आगे बढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे थे, क्या वाकई उनका पीएफआई कनेक्शन है? तो एक बड़ा खुलासा राजस्थान में हुआ है और धर्मांतरण का जो खेल धड़ल्ले से चल रहा है उसका एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। और वहीं सांगोद के पास खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में इस्लाम लिखने के मामले में शिक्षा मंत्री बेहद सख्त नजर आए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद वो व्यथित है। अब तक जो जांच हुई उसमें यह सामने आया है कि यह सब कुछ जानकर और षड्यंत्र पूर्वक किया गया है, लेकिन ऐसे शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी निलंबन की कार्रवाई की गई है, आगे बर्खास्त किया जाएगा। हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम के आगे मुस्लिम लिखना बेहद चौंका देने वाला मामला, और इस मामले के खुलासे के साथ पूरा शिक्षा विभाग अब सवालों के घेरे में है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब हमारे साथ में। दिलावर साहब, बहुत हैरान कर देने वाला मामला, आपने गंभीरता से लिया, 3 शिक्षकों पर कार्रवाई कर दी। ये गंभीर विषय था ही, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का करना, कि एक हिंदू छात्रा के आगे धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिख देना, ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। और फिर धर्मांतरण कराने का प्रयास करना, जबरदस्ती नमाज पढ़ाना, लव जिहाद का षड्यंत्र रचना, ये सब गंभीर विषय है। मैं इससे व्यथित हूं, बहुत परेशान भी हूं कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बहुत कष्ट हुआ ये सब सुन करके, देख करके। जांच रिपोर्ट ने भी इस बात को माना है, पुष्ट किया है कि षड्यंत्र जानबूझ करके रचा गया और किया है। मैंने अविलंब बहुत सख्त कार्रवाई की है और षड्यंत्रकारी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है और अब कठोर कार्रवाई करूंगा आगे। सर, वो कार्रवाई किस तरह की होगी? क्योंकि आपका ये बयान आया कि बर्खास्त से आगे की कार्रवाई भी मैं उन पर प्लान कर रहा हूं। देखो, अभी निलंबित किया है, इसकी और गहन जांच करेंगे
और जांच में जो प्रारंभिक जांच हुई उसके बात की पुष्टि और करता है तो बर्खास्तगी की कार्रवाई तक जाएंगे। सर, बजरंग दल और तमाम जो हिंदू संगठन है उनके आरोप हैं कि इसके जो तार हैं वो आगे तक भी जुड़े हो सकते हैं पीएफआई से और आगे अलग अलग संगठनों से, तो क्या इस दिशा में भी इस मामले को लेते हुए आगे जांच का कोई आदेश देंगे? भाई आगे जांच एजेंसी अपनी गहनता से जांच करेगी और जैसे और तथ्य सामने आएंगे उसी के मुताबिक कार्रवाई करें। एक अंतिम सवाल कि ये मामला तो इस स्कूल का था, सांगोद के खजूरी स्कूल का था जो सामने आ गया, लेकिन इस मामले ने सवाल खड़ा कर दिया कि शिक्षा विभाग में कहीं और ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर कहीं इस तरह का षड्यंत्र और तो नहीं चल रहा, तो यानी ये सवाल अब पूरे प्रदेश के लिए हो गया है, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए हो गया है, तो क्या उन पर कोई ऐसा जांच का प्लान आप कर रहे हैं? सभी सरकारी स्कूलों में संभव नहीं है, कुछ स्कूलों में, परंतु कुछ स्कूलों में हो सकता है। तो धर्मांतरण को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बेहद ही सख्त हैं। देखना है कि आगे वो क्या एक्शन लेते हैं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। कि कोटपुतली जिले के बहरोड थाना इलाके में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर 15 घंटे से ज्यादा जाम लगा हुआ है। हाईवे की दोनों साइड की लेन पर 12 किलोमीटर तक जाम लगने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। जाम की वजह से वाहन रेंग कर चल रहे हैं। बताते चलें कि शुक्रवार की शाम को बहरोड के जागुआर चौक पर सर्विस लाइन पर ट्रक का एक्सल टूट जाने के बाद जाम लग गया था, जो अभी तक नहीं खुल पाया। हाईवे पर रॉन्ग साइड वाहनों के आने के बाद जाम लगातार बढ़ता चला गया। देर रात से पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में लगा हुआ है। लेकिन अभी तक है कि जाम नहीं खुला है। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर की 7 नई समितियों के गठन को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसे लेकर सरकार की ओर से डीएलबी ने आदेश भी जारी कर दिया है। लंबे समय से राज्य सरकार के पास यह प्रस्ताव लंबित था। बीजेपी बोर्ड वाले ग्रेटर निगम ने पिछली गहलोत सरकार को यूडी टैक्स, सामाजिक सहायक लोक कल्याण समिति, वर्षा जल पुनर्भरण संरक्षण समिति, फुटकर व्यास समिति, सीवरेज संधारण समिति, अतिक्रमण निरोधक समिति, अवैध भवन निर्माण निरोधक समिति का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पिछली सरकार द्वारा इन कमिटियों को मंजूर नहीं दी गई थी। यानी कि इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी तय कर दिए गए थे, लेकिन कामकाज और अधिकार नहीं मिल सके थे। सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के तहत इन समितियों को अटकाए रखा, लेकिन मैं भजनलाल सरकार, माननीय यूडीएच मंत्री झाबरलाल जी खर्रा साहब और आदरणीय मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इन समितियों को जो है वो स्वीकृति आज राज्य सरकार ने दी है। मैं मानता हूं कि इन समितियों के जरिए जयपुर की जनता को 7 और जनप्रतिनिधि मिलेंगे उनकी सुनवाई करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।